टू एके स्टडी जोन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग ज्ञान धारा का सेट बना रहे हैं। इससे पहले सेट 2 हो चुका है। आज हम लोग सेट 3 देखेंगे। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके और करेंट अफेयर से हैं और 25 क्वेश्चन साइंस से हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन के अलावा विशेष फैक्टों को भी बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी। तो यह सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो ये सही है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है केंद्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्था बांदा। ये गलत है, क्योंकि यह जो स्थित है झांसी में स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्था झांसी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है। तो बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है। तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय है वह कहाँ स्थित है, तो वह जकार्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है, जकार्ता में स्थित है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। इसमें टोटल 10 देश शामिल है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। तो यह सही है कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो यह भी सही है कि इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ये भी सही है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे लघु लोकसभा कहते हैं। ये गलत है, इसे लघु लोकसभा नहीं कहते थे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसे लघु लोकसभा कहते हैं। ये गलत है, याद रखिएगा। इसे विशेष फैक्ट क्या है, तो प्राक्कलन समिति जॉन मथाई के अनुशंसा पर 1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति को लाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जॉन मथाई के अनुशंसा पर प्राक्कलन समिति को 1950 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह हुआ था अजातशत्रु के समय, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के समय और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था अशोक के समय। तो इस सबको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उरुभंग के रचनाकार कौन है। तो उरुभंग के जो रचनाकार है वो कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाल। हाल क्या है, उरुभंग के रचनाकार है। मिलिंद पन्ह के लेखक कौन है, तो मिलिंद पन्ह के लेखक नागसेन है। और भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 फीट से अधिक ऊंची है। 10,000 फीट से अधिक ऊंची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 10,000 फीट से अधिक ऊंची। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो पंबन द्वीप है वह मन्नार की खाड़ी में स्थित है।
पंबन द्वीप है, इसी द्वीप को, ये जो पंबन द्वीप है, इसी द्वीप को राम सेतु कहा जाता है या आदम का ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है, जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन एक है, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये सही है कि विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा यह प्रदान किया जाता है। उसके बाद में है ऑप्शन 2 है, 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में हुआ था। ये भी सही है कि जेनेवा में इसका जो बैठक हुआ था। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 है, 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभी समय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियासतों का जो विभाग दिया गया था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों का जोड़ने का काम किया था। ठीक है, जिसमें ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को जोड़ा गया था और विलय पत्रिका के द्वारा जम्मू और कश्मीर को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को जोड़ा गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो यह जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 46 में चर्चा किया है। किसमें? अनुच्छेद 46 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में बोला गया है, या समान नागरिक संहिता कह सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 44। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों का कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इसको याद रखें, राष्ट्रपति का पद जो है वह अनुच्छेद 52 में जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के पद के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। गुप्त वंश में सोना के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सोना का सिक्का जो जारी किया था वह हिंद यूनानी के द्वारा सोना का सिक्का जारी किया गया था। दूसरा, सर्वाधिक सिक्का वह गुप्त शासक के द्वारा जारी किया गया था। जबकि शुद्ध सोना का सिक्का है वह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, श्रीगुप्त जो हो गया वह गुप्त वंश के संस्थापक है और कुमार गुप्त जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की जो राजधानी थी वो था मदुरै। कहाँ था? मदुरै। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मदुरै। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है? तो अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम है कोको द्वीप समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोको द्वीप समूह। ठीक है, यह कहाँ पे है? तो यह बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप आपको अरब सागर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मंडी परियोजना यह है ब्यास नदी पर स्थित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्यास नदी। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 52 किसमें है? राष्ट्रपति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 से संबंधित है और संसद अनुच्छेद 79 से संबंधित है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022 से 23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सही है।
ऑप्शन बी है बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने की ग्राम संबंधी गुणांक से अंकित किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या है, निवेश की न्यूनतम स्वीकार सीमा 5 ग्राम सोना है, ये गलत है। ये ऑप्शन सी क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निवेश की न्यूनतम स्वीकार सीमा 5 ग्राम सोना होगी, यह इसका राइट आंसर है, जो सही नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है? तो अधिकतम जो होता है 3 महीना का अवधि निर्धारित होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत बोला गया था कि महिलाओं को 50% सीट पंचायती राज में क्या कर दिया गया था, आरक्षित कर दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है कांग्रेस के द्वारा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, और इसी अधिवेशन में साल भर के बाद में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, और इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बेसाल्टिक चट्टान। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है राय नदी किस भ्रंश से प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सोपानीकार भ्रंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सोपानीकार भ्रंश। राय नदी है वो यूरोप की नदी है, और यह जो प्रवाहित होती है उस भ्रंश घाटी को कहा जाता है सोपानीकार भ्रंश। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अल्फ्रेड वेगनर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है, और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश आता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक हाई कोर्ट बनाया गया था, और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मार्टिन जेम्स कोड आया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था, और क्राउन का शासन भारत में आ गया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लाइट 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, राष्ट्रपति। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीई हेल्थ केयर। जीई हेल्थ केयर के द्वारा पहली बार 5G इनोवेशन लैब खोला गया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा जो है वह नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है, जबकि भोर घाट दर्रा और थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, और सेनकोट दर्रा और पाल घाट दर्रा क्या है, दक्षिण भारत में है, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत का वो है दामोदर घाटी परियोजना। कौन है, सी, दामोदर घाटी परियोजना। यह दामोदर नदी पर बना हुआ है। यह परियोजना यूएसए के टेनेसी नदी परियोजना के जैसा बना गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, और यह कहाँ, किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। और तिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी और भिलांगना नदी में स्थित है, और यह कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है अगस्त 2022 में कौन
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, रवि किशन शुक्ला। ठीक है, रवि किशन शुक्ला। क्षय रोग का मतलब होता है किसको प्रभावित करता है? तो क्षय रोग या फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और भारत सरकार ने कहा है कि 2025 तक टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सिंपल आंसर है कि सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। तो बिहार में भी सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पुर्तगाली। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार के कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? तो प्रशासनिक दृष्टि से बिहार के टोटल 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें मगध हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, तिरहुत परिमंडल हो जाएगा, सारण परिमंडल हो जाएगा। इस तरह का के टोटल 9 प्रमंडल है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है? महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित है? अहि छत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अहि छत्र। ठीक है, जबकि दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? तो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1937। 1937 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना सन 1937 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1937। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। हम लोग जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन वह मुस्लिमों के द्वारा किया जा रहा था और उस समय महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। ठीक है, और उसी समय असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों आंदोलन साथ में चल रहा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? कर्मकांडीय वेद बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, एक और चीज जिससे याद रखिएगा कि सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में जिक्र किया गया है और संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? संगीत का जनक साम वेद को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वह जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ की मूर्ति है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया है। यह दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर को हुआ था और इसी दिन चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर पूरे भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जानते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक 1935 के भारत शासन अधिनियम से अनुच्छेदों को लिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुआ था वह हुआ था 25 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया था। एक और चीज यहाँ से याद रखिएगा कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेरी। जेरी गांव को दूध गांव घोषित किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोहगौड़ा अभिलेख। सोहगौड़ा अभिलेख प्रथम विज्ञापन के तौर पर विश्व में जाना जाता है। ठीक है,
एरन अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है और इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, भीतरी अभिलेख में हुन के आक्रमण का जिक्र मिलता है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख में बोला गया है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हरा दिया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है गुर्जरा प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो है हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, हरिश्चंद्र। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जौ। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही उत्पादन किया जाता है और याद रखिएगा जौ जो है वह रबी फसल है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उस पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 1857। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जबकि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक लिखा गया था वह लिखा गया था अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अशोक मेहता के द्वारा। इसको आप लोग याद रखेगा। और 1857 नामक पुस्तक सिर्फ लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। और द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 यह पुस्तक लिखा गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा। ये भी आप याद रखेगा, आरसू मजूमदार। ठीक है, आरसू मजूमदार इसके द्वारा लिखा गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वो ऐसा चीज जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर का मतलब होता है कि वो ऐसा चीज जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या हुआ? हार्डवेयर हुआ। जबकि सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन क्या होता है? तो वह सब क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह सन 2005 में पारित हुआ था, लेकिन 2006 में क्या हुआ? यह लागू हुआ। उस समय इसका नाम क्या था? नरेगा नाम था। क्या नाम था? नरेगा। सिर्फ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से जाना जाता था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या पड़ता है? तो इसका नाम पड़ता है मनरेगा। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। इस योजना के तहत 100 दिनों का जॉब दिया जाता है। ठीक है, वैसा क्षेत्र जहाँ सूखा है एवं जनजातीय क्षेत्र है वह उस क्षेत्र में 150 दिनों का काम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेगा। और इसमें 33% सीट महिला के लिए आरक्षित रहता है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था, तो यह सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो 2 भी इसका क्या हो जाएगा? सही। तीसरा है कि सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ, यह गलत है। 132वां स्थान भारत को प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसका राइट। 25 क्वेश्चन हम लोग साइंस का करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति का जड़त्व। इसका क्या कारण है? गति का जड़त्व। और जब विराम का जड़त्व होता है तो उस समय व्यक्ति का शरीर है वह आगे की ओर झुक जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या है? तो पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है शून्य द्रव्यमान। तो शून्य द्रव्यमान किसका हो जाएगा? न्यूट्रॉन का हो जाएगा। आंशिक आवेश, तो आंशिक आवेश किसका हो जाएगा? क्वार्क का हो जाएगा। और आंशिक चक्रण किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पॉजिट्रॉन का। और पूर्णांक चक्रण किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फोनॉन का। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 3 1 4।
आगे हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यह गलत है। फ्लोरेंस जो है वो किसका है? कार्बन का अप्रूप है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये सही है। केरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाता है, तो ये भी सही है कि मानव त्वचा के बाहरी परत में केरोटिन पाया जाता है। और इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इसका है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फ्लोरेंस। ठीक है, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फ्लोरेंस। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वह अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल या टमाटर में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, ये गलत है। टीएनटी एक कीटनाशक है, ये भी गलत है। आरडीएक्स एक विस्फोट है, तो ये सही है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग। यह लैमार्क के द्वारा बोला गया था कि जो व्यक्ति अंगों का जितना उपयोग करेगा उसका वो डेवलप होगा, माने उसका विकास होगा। जिसका अनुपयोग करेगा वो क्या होगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन लैमार्क के इस कथन को जब डार्विन आए थे तो इस कथन को पूरा तरह से गलत साबित किए थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। अदरक राइजोम, ये सही है। केसर बीज, यह गलत है। केसर बीज नहीं होता है, जबकि केसर बाह्य दल और दलपुंज होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। ठीक है, बाकी अफीम की डुड्डी के द्वारा और सन तना के द्वारा, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी काला। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी तारे का रंग दर्शाता क्या है? तो किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उसका ताप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और सूर्य जैसे तारे का टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक लाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो इसको न्यूमेरिकल के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो आप जब सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी 720 कैलोरी। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम सॉल्व नहीं किए हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं 720। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 10 घंटे कम लगते, तो कार की गति क्या होगा? यह क्वेश्चन मैथ का दे दिया है, मैथ का यह क्वेश्चन दे दिया है। तो इसको बनाने के लिए आप यह कह सकते हैं कि यह स्पीड और टाइम का है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 25/x, वह x किलोमीटर गया, 25x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह 25 किलोमीटर गया। फिर क्या हुआ कि वह 25 किलोमीटर की दूरी x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से किया, क्योंकि इस यहाँ पे बढ़ा ले रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका डिफरेंस कितना है? 10 समय है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा? 2। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि यदि हम x का मान 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ इसको काटिएगा तो 12.5 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 2 रखिएगा तो 8 × 2 = 10, 10 को जब 25 में भाग दीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। तो 12.5 में से 2.5 घटाइएगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16.5 मीटर दूरी। यह कहीं कहीं नहीं रहता है, कहीं कहीं आपको 17 मीटर देगा, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम क्या रहता है? तो भारी जल का काम रहता है मॉडरेटर का।
अर्थात यह न्यूट्रॉन की गति को क्या करेगा, कम करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करेगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, कथन 1 को कथन 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल दुर्गंध युक्त सॉरी लैक्टिक अम्ल हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा, दूध में हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो जाएगा वह सिरका में हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा वह नींबू में हो जाएगा। और ब्यूटाइरिक अम्ल होगा वह दुर्गंध युक्त मक्खन में होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता समाप्त हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजवायक काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एजवायक काल। जबकि मेसोजोइक काल में डायनासोर था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। डायनासोर कौन सा काल में था, मेसोजोइक काल में डायनासोर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। तो श्वसन क्रिया का जो है नियंत्रण कौन करता है, तो वह करता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल और कवक। यह शैवाल और कवक का सहजीवी सहचर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लवमान या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बारबरा मैक्लीटॉक के द्वारा किया था। बारबरा मैक्लीटॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है। जबकि वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स नियम दिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्रचलन है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डीजल। डीजल को सीटेन संख्या के द्वारा मापा जाता है, जबकि पेट्रोल को ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन, यह सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, यह भी गलत है। किसी नाभिक के टूटना क्या कहलाता है, तो वह विखंडन कहलाता है। नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 है, टर्नम सिंड्रोम होता है। तो टर्नम सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। यह महिलाओं को होता है और इसमें क्या होता है, महिलाओं के साथ बांझपन होता है और स्तन ग्रंथि जो होता है वह डेवलप नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और क्वेश्चन नंबर 74 है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पाया जाता है। तो अधिकांश पादप वायरस में कौन सा जेनेटिक्स पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, RNA। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी, RNA। आगे है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, वायरस से होने वाला रोग कौन है। तो वायरस से होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। बाकी डिप्थीरिया, हैजा और टाइफाइड यह सभी के सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद